नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। सबसे पहले भाई और बहन स्नेह संबंध के महापर्व रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज का थंबनेल आपको थोड़ा चौंकाएगा, लेकिन 12, 14, 15 मिनट का ये वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कोई सनसनी नहीं नजर आएगी। आपको तथ्यों और तर्कों के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर हम बताने का प्रयास करेंगे जो कुछ भी हमारा थंबनेल कह रहा है। 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और जिसकी ज्यादा संभावना है कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रचंड बहुमत लेके आएंगे, सत्ता में वापसी करेंगे। चलिए, आज की बातचीत इस पर नहीं, लेकिन थंबनेल ये क्यों कह रहा है कि अगर 27 में योगी जीत भी गए और दोबारा सरकार बना भी लिया दोबारा तीसरी बार, तो भी वो केवल 2 साल मुख्यमंत्री रह पाएंगे। क्या इसके पीछे कोई ऐसी योजना है? जैसा कि 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो आप सबको पता है कि चाहे वो लखनऊ का मीडिया चंडू खाना हो, चाहे सेक्टर 16 छाप मीडिया हो, लगातार ये बात विरोधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम, विपक्षी इकोसिस्टम चलाता रहा कि साहब मोदी और योगी की नहीं बन रही, अमित शाह और योगी की नहीं बन रही, योगी हटा दिए जाएंगे। मतलब लखनऊ में तो आप ये समझ लें कि चंडू खाने के पेट में हर तीसरे महीने ये गैस बन जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस तरह के किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आपके सामने मैं रखने भी नहीं जा रहा। वन नेशन वन इलेक्शन, यहां से बात शुरू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि ऑलरेडी 2 बिल इसके संसद में पेश किए जा चुके हैं। रामनाथ कोविंद साहब के अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और अब वो दोनों बिल जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरह लिए हैं, पेश किए गए हैं, वो दोनों जेपीसी में हैं, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है हालांकि, और किसी विपक्ष की तरफ से इतना ज्यादा विरोध इसका नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कायदे से अगर देखा जाए तो सेंटर का चुनाव और अगर अलग अलग राज्यों के चुनाव, इनके कार्यकाल के पूरा होने का समय है, तो वो मामला बन रहा है 2034 में। यानी 2029 के लोकसभा इलेक्शन के साथ कायदे से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला नहीं बन रहा। लेकिन केंद्र सरकार की तैयारी कुछ और है। केंद्र सरकार की तैयारी यह है कि अगर 2029 में इस योजना को संभावित किया जा सके तो क्या अंतर आना है। प्रस्तावित जो विधेयक हैं उनके मुताबिक सभी विधानसभाओं को एक ही समय पर लाने का लक्ष्य इन्होंने फिक्स किया है 2034। इसके लिए लोकसभा चुनाव के बाद चुनी जाने वाली जितनी भी विधानसभाएं होंगी, उनके कार्यकाल को इनको समायोजित करना पड़ेगा, यानी किसी का बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि बढ़ाया नहीं जा सकता, तो भंग करके वहां राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जरिए, या जिसकी अभी विधानसभा के कार्यकाल बचे हैं उनको घटाया जा सकता है। और इस तरीके से वो एक जो सिमेट्री आएगी वो कायदे से 2034 में आएगी। लेकिन एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2029 में ही ये बड़ा प्रयोग कर लेना चाहता है। अब ये कैसे ये संभव करेंगे? अब इस समय एनडीए की सरकारें 22 अलग अलग राज्यों में हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सरकारें भी हैं, जैसे दिल्ली केंद्र पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं। अब ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ इन 22 एनडीए शासित राज्यों को जोड़ा जा सकता है। अब अगर स्थिति देखें तो 4 जगहों पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले से ही एक साथ होते आए। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल है, सिक्किम और ओडिशा। तो इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, और इन चारों राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार भी है। अब इसके बाकी राज्यों में 2029 के लोकसभा के विधानसभा चुनाव कराने के लिए कार्यकाल को कम करना पड़ेगा। जनवरी 2029 तक कुछ विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग करने की संभावना, इस पर विचार कर रही है इस समय एनडीए सरकार। संविधान के अनुच्छेद 174 में आपको इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक फ्रेमवर्क है, वो भी बताता हूं। 174 के तहत राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। आमतौर पर यह काम मुख्यमंत्री
और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। इसके बाद चुनाव आयोग को एक निर्धारित अवधि दी जाती है और उसके पीछे उनको चुनाव कराना होता है। अब वो कौन से 22 राज्य हैं जहां ये समीकरण बन सकता है? एनडीए के जिन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के चुनावी तालमेल की संभावना की चर्चा जो प्लानिंग चल रही है, उसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा ये एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अगले 2 साल में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें गुजरात है, गोवा है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों की मौजूदा विधानसभाओं को 2029 तक चलाने के बजाय समय से पहले भंग करना ये प्लानिंग में शामिल है। अगर इन राज्यों में एनडीए की सरकारें बनी रहती हैं तो 2029 में लोकसभा के चुनाव कराने के साथ ही अगली विधानसभा का कार्यकाल बीच में खत्म कर देंगे और उसके बाद ये चुनाव हो सकता है। अब इसके संकेत कहां से आ रहे हैं? दिल्ली वो पहली स्टेट कह लीजिए या वहां के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह संकेत दिया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी चक्र को एक करने के लिए दिल्ली विधानसभा कार्यकाल में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है तो सरकार राष्ट्रीय हित में इस पर विचार कर सकती है। इस तरह 2029 की योजना सिर्फ उन राज्यों तक सीमित नहीं है जहां चुनाव पहले से ही लोकसभा के साथ होते हैं, बल्कि इनके लिए कई और राज्यों के चुनावी चक्र को बदल सकते हैं। तो ये संभावना एनडीए ये लीड लेना चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2034 में अगर संभावित है, लक्ष्य है, लेकिन हम इसे 2029 में ही लागू कर सकते हैं। अब विपक्ष इसका विरोध कैसे कर रहा है? कांग्रेस ये कहती है कि साहब विधानसभा का चुनाव केवल तारीख बदलने का मामला नहीं है। हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, हर राज्य के कार्यकाल का समय अलग है। तो आप इसे अगर करेंगे तो ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी संवैधानिक नहीं होगा। लेकिन क्या ये सही है? और कांग्रेस कैसे ये कर सकती है? आखिर इन तमाम 65 सालों में जब कांग्रेस ने राज किया तो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले था, शुरुआत तो वैसे ही हुई थी ना, क्योंकि आजादी के बाद जब चुनाव हुए, पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद से सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते समय समय पर जब मन में आया तब किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करते चल गए, और जब बर्खास्त करते चले गए तो फिर ये विसंगतियां आई और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का मामला समाप्त हो गया। आज वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि सबसे पहले तो विपक्ष को ही इसका लाभ मिलेगा। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से इनका आरोप क्या रहता है कि साहब देखिए चुनाव के लिए इन्होंने ये कर दिया, चुनाव के लिए उन्होंने ये कर दिया, फलानी जगह का बंगाल का चुनाव है तो केंद्र सरकार ने ये फैसला कर दिया जीतने के लिए, उड़ीसा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। भाई साहब, आपकी ये सारी समस्या केंद्र सरकार खुद खत्म कर देगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो आप भी तैयारी करिए, एक साथ आके लड़ लीजिए। तो 22 राज्यों में एनडीए की सरकार होने का फायदा ये सरकार उठाना चाहती है, और निश्चित तौर पर देश के आर्थिक संसाधनों, क्योंकि चुनाव बहुत एक महंगा प्रोसेस है और भारत का चुनाव बहुत महंगा प्रोसेस है। हालांकि कुछ लोग अब ये भी कह सकते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन कैसे करा पाएगा, तो उसका एक लंबा चक्र होगा। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1 महीने या 2 महीने में सारी जैसे लोकसभा का चुनाव होता है वैसे ही हो जाएगा। फिर चक्र बढ़ेंगे, और चक्र जब बढ़ेंगे जैसे विधानसभा चुनाव में होता है, जैसे बंगाल में आपने देखा 2 चरण में चुनाव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 3-3 4-4 चरण में चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से जो एक कमिटमेंट है, जो एक वादा है, जो एक महत्वाकांक्षी एक परियोजना आप कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं इस सरकार का, उसे पूरा करने के लिए एनडीए सरकार, वर्तमान सरकार ये लीड ले सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो होगा। विधानसभा चुनाव होने के बाद अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है अब तक और आगे भी, तो उनका कार्यकाल केवल 2 साल का होगा। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी बाकी एनडीए के 22 यानी 21 और राज्यों के साथ समय से पहले भंग की जाएगी, और उसके बाद एक साथ 22 राज्य और लोकसभा का चुनाव यहाँ चुनाव होंगे। क्योंकि जहां पर विपक्ष की सरकार है, जहां एनडीए की सरकार नहीं है, वहां यह काम केंद्र सरकार नहीं कर सकता, और इसलिए वहां पर यह नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये नैतिक सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा पूरे विपक्ष के सामने कि साहब
आप वन नेशन वन इलेक्शन के इस महत्वाकांक्षी और जिससे देश को लाभ मिल सकता है उसका विरोध क्यों करना चाहते हैं या क्यों कर रहे हैं? तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आपको मैंने दिल्ली का दिया उदाहरण, रेखा गुप्ता ने कह दिया कि हाँ साहब ठीक है। तो जिस तरीके से एक अनुशासन है और एक तयशुदा कार्यक्रम और एक तय विजन के साथ एनडीए काम करती है, तो निश्चित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री सभी के सभी मुख्यमंत्री मान जाएंगे। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि जो संयुक्त समिति बनी है वह समिति भी इस बार बात पर विचार कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि मोदी विरोध के नाम पर हर बड़े काम को लटकाना ये कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष के चरित्र में आ चुका है, इसलिए वो इनका विरोध जरूर करेंगे। तो आपको हमारे थंबनेल से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश के एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल सत्ता चलाएंगे और 2029 में इस बात की संभावना है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट खुद यह प्रस्तावित करे कि आप विधानसभा भंग करिए और राज्यपाल वहां पर विधानसभा भंग करने का काम धारा 174 के तहत संवैधानिक रूप से करेंगे। तो चिदंबरम साहब चाहे कांग्रेस कितना भी छाती पीटे और ये कहते रहे कि यह असंवैधानिक है, ये हमने बहुत मामलों में देख चुके हैं। और यह केंद्र सरकार किस तरीके से तैयारी के साथ काम करती है हम सबको याद होना चाहिए। धारा 370 के लिए 35 कैपिटल ए के लिए जम्मू कश्मीर में यही कहा जाता था, आग लग जाएगी, हाथ काट दिए जाएंगे, न जाने कैसी कैसी धमकियां। लेकिन ये काम भी हुआ और संवैधानिक तरीके से हुआ। संवैधानिक तरीके से कैसे हुआ इसका प्रमाण मिलता है कि 370 हटाने, 35 कैपिटल ए हटाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ये काम किया है। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद जब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर 2 साल के अपने परफॉर्मेंस और जिस रफ्तार से डबल इंजन कॉन्सेप्ट का यहाँ उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ब्रांड योगी दिखाई दे रहे हैं, ब्रांड मोदी दिखाई दे रहे हैं, तो लोकसभा के साथ एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी होगी। और 5 नहीं साहब, 2 साल इनाम के मिलेंगे, 7 साल अगला कार्यकाल संभावित हो सकता है योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि राजनीति कहाँ किसको लेके जाती है, जिस तरीके से गोरक्ष पीठ से निकल के, योग पीठ से निकल के, यानी योग पथ से निकल के राजपथ तक की यात्रा योगी आदित्यनाथ ने की है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक सफल नेतृत्व के रूप में उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश में दिखाया है। 25 करोड़ आबादी वाला सैंपल साइज भारत के लिए सबसे बड़ा और सटीक सैंपल साइज है, जहां योगी आदित्यनाथ लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगे भविष्य क्या होगा हम जानते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन जब कभी भी दिल्ली का रिप्लेसमेंट आएगा ये तय करना पार्टी का काम है, जो सरकार में है उनका काम है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं जो महसूस करता हूं, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को उस जगह पर लाके खड़ा कर लिया है। लेकिन 7 साल का ये कार्यकाल, 2 साल 27 से लेके 29 तक और उसके बाद 29 के बाद का 5 साल, 7 साल योगी आदित्यनाथ के लिए मिलेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर उनकी गाड़ी लखनऊ से निकल के कहीं और चली जाती है तो ये हम सारे लोग देखेंगे और इसी को कहते हैं राजनीति का प्रारब्ध। तो हमारे थंबनेल ने कभी सनसनी नहीं क्रिएट की है, आगे भी कभी नहीं करेगी। मैंने आपको कहा कि मैं तथ्यों के साथ और इस आधार पर कि केंद्र सरकार के स्तर पर 2 विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं, प्राथमिकता में है वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री के, तो निश्चित तौर पर 22 राज्यों के साथ केंद्र सरकार सेंटर का चुनाव 2029 में करा के इस मामले को आगे बढ़ा सकती है, लीड ले सकती है। और तब आपका थंबनेल, आपके प्रारब्ध का थंबनेल यह सूचना देते हुए आपको दिखाई देगा कि जी हाँ, प्रारब्ध ने यह बताया था कि इस तरह की संभावना है। और राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चा, गंभीर मंथन, सरकार के लेवल पर गंभीर चर्चा, गंभीर मंथन वन नेशन वन इलेक्शन को इस तरीके 2034 की बजाय 2029 में ही एक सेमीफाइनल खेल के दिखा दिया जाए। आप सोचें, एक साथ राज्यों के चुनाव, एक साथ केंद्र सरकार का चुनाव, इस देश में जो खर्चीला चुनाव सिस्टम है उस पर भी बहुत बड़ा एक बचत होगी। उसके अलावा जो बाकी परफॉर्मेंस है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं और इश्यूज
कांग्रेस यहाँ क्या कह रही है कि लोकल इश्यूज होते हैं। अच्छा साहब, 65 साल आपने राज किया, जब चाहा तब जिस सरकार को बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद ये विसंगति आपकी वजह से आई है, तब क्या राज्यों के अलग विषय नहीं होते थे? ये नहीं सोचा आपने? आज आपको ज्ञान आ रहा है कि राज्यों के अलग विषय होते हैं। और राज्यों के अलग विषय कैसे होते हैं, इस बात को भी मैं नकारता हूं। आज इस देश का मतदाता अपने गांव, अपने तालुका से लेके अपनी शहर, अपनी विधानसभा से लेके अपने लोकसभा, अपने देश का विकास एक साथ, एक रंग में, एक ढंग में देखना चाहता है। क्या आपको ये नहीं समझ में आता? राष्ट्रवादी राजनीति का मुख्य धुरी यही है कि सब कुछ एक सा हो, एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक देश, एक झंडा। आपको भारत की एकता से दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार यह जो तैयारी कर रही है, अगर इसने इम्प्लीमेंट किया, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा चुनावी सुधार होगा भारत में, और भारत के लिए होगा, भारत की जनता के लिए होगा। तो इस तरीके से आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 7 साल के कैलेंडर की प्रतीक्षा कीजिए। और एक बार फिर कहूंगा चलते चलते, प्रारब्ध है राजनीति का। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से निकल के इन 7 सालों के बीच में कहीं और जाते हैं, यानी दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो यह भी समय का प्रारब्ध होगा। उम्मीद है हमें कि आज की ये चर्चा आपको कुछ न कुछ सार्थक जरूर देखे जाएगी। अगर आपको लगता हो कि तनिक भी इसमें सार्थक बात की गई है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। हम कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना बाय करते हैं, ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई आपको परोसते हैं। हम तथ्य और तर्कों के आधार पर जो डेवलपमेंट चलते हैं, जो हम तक आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी संभावनाओं पर आपके सामने बात करते हैं। तो इसी के साथ चैनल को जिस तरीके से आप स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर भाई और बहन के पावन प्रिय महापर्व रक्षाबंधन की आप सभी को एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।